चर्चा के लिए जो है आयोजित किया गया है। इसके पहले 2 तहसील जो है ऑलरेडी काफीपुर और जो है सदर में ये वेबिनार आयोजित हो चुका है। आज तीसरे दिन सभी जो है माध्यमिक विद्यालयों का जैसे इस वेबिनार में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति पे हम लोग चर्चा करेंगे। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो कि 29 जुलाई 2020 को कैबिनेट द्वारा इसको मंजूरी दी गई और ये 34 साल बाद आई 1986 में स्थान लेगी और 34 साल में जो आमूलचूल परिवर्तन हुए हैं शिक्षा में उसको देखते हुए बहुत सारे व्यापक परिवर्तन जो है नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में की गई है और उसी की दृष्टिगत हम उसी पर चर्चा में भाग करेंगे। सभी लोगों से निवेदन है कि जिनकी जो भी जिज्ञासाएं हैं और कुछ बोलना चाहते हैं तो वो जो है मैसेज करके बात कर सकते हैं, चर्चा में भाग कर सकते हैं और बाकी दोनों प्रधान लोग जो है आप इस पर जो है डालेंगे आज की नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति कितना जो है हमारे भविष्य को, हमारे आने वाले फ्यूचर को प्रभावित करेगी, कितना हमारे शिक्षा में विकास कर पाएगी। धन्यवाद करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अंशुमान जी। हमारे माध्यमिक शिक्षा के गौरव अंशुमान जी द्वारा हम लोगों को मार्गदर्शन मिल चुका है और निर्देश मिल चुका है कि हम लोग इस वेबिनार को आरंभ करें। वेबिनार निश्चित रूप से हमारे भविष्य के लिए एक खाती साबित होगा। हम लोग यहाँ से ज्ञान प्राप्त करें। हम ये भी मान के चल रहे हैं कि आप जितने विद्वत जन हैं सबने कुछ अध्ययन अवश्य किया होगा। अगर किसी को अपनी कोई बात कहनी होगी तो हमको मैसेज टाइप कर सकता है, हमको बोलने का अवसर अवश्य देंगे। इसके अलावा आप अगर हैंड रेज कर लेंगे तो भी मैं समझ जाऊंगा आपको कुछ कहना है। हम अपने एक्सपर्ट जो मौजूद है हमारे पास, केंद्रीय विद्यालय के प्रधानाचार्य, सीबीएसई बोर्ड और में प्रधानाचार्य का बहुत बड़ा उनका अनुभव है, शिक्षा जगत में उनका बहुत बड़ा अनुभव है, अंग्रेजी के प्रकांड विद्वान हैं। ऐसे महान मनीषी हमारे केंद्रीय विद्यालय सुल्तानपुर के प्रधानाचार्य श्री केपी यादव जी को हमको सुनने का अवसर मिल रहा है। इसके अलावा हमारे साथ कार्य कर चुके बहुत ही कर्मठ, बहुत ही जो है वो शिक्षक भावनाओं को रखने वाले, विद्यार्थियों के हित में सतत विचार करने वाले श्री विजय प्रकाश मौर्य जी भी हमसे जुड़े हुए हैं। उनका भी मैं स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। केपी सर अगर केपी यादव सर हमारी अगर आवाज सुन रहे हो तो मैंने उनको अनम्यूट कर रखा है, वो जरूर बोल रहे हैं, बोले तो मैं समझ सकूं कि वो जुड़ चुके हैं हमसे। केपी यादव सर। बिल्कुल आवाज आ रही है आपकी। तो सर मैं आग्रह करूंगा कि आपकी आवाज सुनाई पड़ रही है। हाँ ठीक है सर, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि हमारे साथ जो भी जुड़े हुए लोग हैं, प्रधानाचार्य, शिक्षक, अभिभावक, उनको नई शिक्षा नीति के आयाम से परिचित कराएं और हम सभी लोगों का इस शिक्षा जगत में क्या भूमिका होने वाली है इसका मार्गदर्शन करने की कृपा करें। आदरणीय केपी यादव सर। ओके, सभी जुड़े हुए लोगों को एक बार प्रणाम, नमस्कार, गुड आफ्टरनून। साथियों, भारत सरकार ने नई शिक्षा नीति 2020 लागू कर दिया है और इसमें बिल्कुल फाउंडेशन स्टेज से लेकर हायर एजुकेशन की गाइडलाइन उसको इशू किया गया है। हम लोग आज कंसंट्रेट करेंगे केवल स्कूली शिक्षा के बारे में। इससे पहले कि मैं मुख्य टॉपिक पे आऊं, आपको बताना चाहूंगा कि आपको जानकारी भी होगी कि पहले जो स्ट्रक्चर था 10+2 का और अब नया स्ट्रक्चर लागू हुआ है 5+3+3+4। बहुत ज्यादा स्ट्रक्चर पे मैं ध्यान नहीं दूंगा। आज मेरा जो कंसंट्रेशन है वो बिल्कुल शिक्षक
नई शिक्षा नीति में शिक्षक है क्या? बहुत पढ़ा गया है, बहुत कहा गया है कि शिक्षक की मोमबत्ती के समान होता है, जो खुद जलता है दूसरे को प्रकाश देता है। तो उसके बाद CF 2005 आया, उसने कहा कि टीचर इज अ फैसिलिटेटर। लेकिन जो नई शिक्षा थी इसमें बड़ा स्पष्ट लिखा गया है कि द फ्यूचर ऑफ आवर, हमारा शिक्षक हमारे नेशन का फ्यूचर निर्माण करने वाला है। इसलिए इतिहास को थोड़ा सा उसमें बताया गया है कि टाइम इमेमोरियल से ये माना जा रहा है कि जो सबसे नोबलेस्ट जॉब है, जो सबसे बेहतर जॉब है, वो टीचर दिया जाता है। अगर हम लोग देखें इतिहास को, देखिए पुराने जमाने में जो हमारे महर्षि लोग होते थे वही शिक्षक थे, और समाज में सबसे ज्यादा था, उनको प्रश्रय देते थे, उनकी सुरक्षा करते थे, उनको वो सारी चीजें उपलब्ध कराते थे जो उनको आवश्यकता होती थी। अब नई शिक्षा नीति के तहत चाहती है कि जो बेस्ट हो इस समाज में उसे ही शिक्षा की जिम्मेदारी दी जाए, और इसके लिए बड़ी ही गाइडलाइन बनाई गई है, बड़ी अच्छी गाइडलाइन है। आपको मैं इस पॉइंट पर प्रकाश डालूंगा, पसंद भी करूंगा। है और कैसे वो देश की सेवा कर सकता है। में सबसे पहले मैं बताऊं आपको कि गया है कि क्वालिटी ऑफ टीचर एजुकेशन, यानी टीचर को एजुकेशन प्रोवाइड किया जाएगा। टीचर बनने के पहले जो भी इच्छुक व्यक्ति है उसे क्वालिटी एजुकेशन दिया जाएगा, रिक्रूटमेंट पॉलिसी ठीक की जाएगी, उसको कैसे यानी पोस्टिंग कहाँ की जाए, उसकी सर्विस कंडीशन कैसे किए बनाए जाएं ताकि उसे इजी वे में कर सके और समाज को बेहतर दे सके। साथ साथ में उसको कैसे इम्पावर किया जाए, केवल शिक्षक बना दे से, किसी जगह पोस्टिंग कर देने से या एक बड़ी बिल्डिंग दे देने से शिक्षक सही ढंग से 100% अपना नहीं दे पाता है। इस सब के लिए इसमें बड़ी अच्छे ढंग से गाइडलाइन दी गई है। साथ में प्रोफेशन, जो नोबल प्रोफेशन हमारा है, इसको कैसे मेंटेन करके रखा जाए, इस संबंध में भी एनईपी बोल रही है। साथ साथ में टीचर को भी मोटिवेशन की जरूरत होती है, साथ साथ में एम्पावरमेंट की जरूरत होती है। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे रिक्रूटमेंट एंड डिप्लॉयमेंट। आप भी जानते हैं शिक्षक का काम है, या हमारी आने वाली जनरेशन है, उनमें से कैसे कैसे शिक्षक बनना है। शिक्षक बनने तक आपने कितनी यात्रा, आपने ग्रेजुएशन किया, पोस्ट ग्रेजुएशन किया, बीएड किया या बीटीसी किया, उसके बाद आपने टीटी क्वालिफाई किया, उसके बाद आप बहुत या मेरिट बेसिस पर आपका सिलेक्शन हुआ, आप टीचिंग जॉब में हैं। लेकिन फ्यूचर में आने वाले 10 साल या आने वाले 20 साल कहीं पर आपकी डिकेड्स का भी मेंशन है, उस पर भी बात करेंगे। कैसे कम्युनिटी होगी, कैसे हमारे टीचर होंगे, कैसे हम उनको रिक्रूट करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं कैसे टीचर को रिक्रूट किया जाएगा एनईपी 2020 के आधार पर। पहली बात तो यह है कि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, करंट स्टूडेंट्स हैं, जो कर रहे हैं ग्रेजुएशन में, इनमें से जो स्टूडेंट्स होंगे उनको टीचर बनाने के लिए तैयार किया जाएगा। कहने का मतलब है जो बेस्ट हमारी सोसाइटी में है उसको मौका दिया जाएगा टीचर बनने के लिए, क्योंकि जो बेस्ट होगा वही इस देश को बेस्ट दे सकता है या बेहतर दे सकता है। इसलिए एनईपी में मेंशन किया गया है कि जो आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट्स हैं उन्हीं को ही इस प्रोफेशन में इंटर करने के लिए मौका दिया जाएगा, उनको ग्रूम किया जाएगा। दूसरा एक कंडीशन है डिसेबल एरिया, तो है क्या, अर्बन एरिया में, शहरी एरिया में टीचर्स तो मिल जाते हैं, अच्छे टीचर मिल जाते हैं, लेकिन हमारा देश कहते हैं कि भारत गांव में बसता है, वो अच्छे से नहीं पाते हैं। उसका कारण होता है रिक्रूटमेंट प्रोसेस का डिले होना, या हो सकता है शिक्षण सुविधाओं की उपलब्धता
तो कैरियर की एक ग्रुप तैयार करना या टीचर्स को तैयार करना जो कि मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप के आधार पे होगा। यानी स्कॉलरशिप का मतलब यहाँ पैसे से नहीं है, स्कॉलरशिप का मतलब है यहाँ पर ऐसा एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करना, ऐसी फैसिलिटी प्रोवाइड और ऐसे स्टूडेंट्स जो रियली आउटस्टैंडिंग हैं वे इसमें जाएंगे। अब होंगे कैसे? इसके लिए है 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड प्रोग्राम होगा, जिसको आप बनने के लिए 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड प्रोग्राम करना जरूरी होगा। वो यही ऐसे ही स्टूडेंट इस टीचिंग प्रोफेशन में आ सकते हैं, जो कि ऑलरेडी डिफाइंड है। रूरल एरिया में मेरिट और स्कॉलरशिप इसकी व्यवस्था की जाएगी ताकि वहां के बच्चे ज्यादा से ज्यादा इस प्रोफेशन में आ सकें। साथ में दिया जाए एरिया से, ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, उनको एनईपी जैसा कह रही है फीमेल, यहाँ लिखा गया स्पेशली फीमेल यानी महिलाओं को ज्यादा अवसर दिया जाएगा। उसके पीछे है, आपने साइकोलॉजी पढ़ा होगा, तो कहा जाता है कि शुरुआती दौर पर जो बच्चे होते हैं अगर उन्हें महिलाएं पढ़ाती हैं जो जिनमें उन्हें माँ का रूप दिखाई पड़ता है, तो कहीं ना कहीं लर्निंग में ज्यादा चांसेस रहते हैं। इसलिए लोकल, पहला कंडीशन हुआ कि लोकल पीपल को मौका दिया जाएगा। दूसरा है फीमेल ग्रुप को मौका दिया जाएगा। उसके बाद में है, कह रहे हैं कि लोकल एरिया में ऐसे लोगों को मौका दिया जाएगा जो लोकल लैंग्वेज जिनको अच्छे ढंग से आती है। नॉर्मली होता क्या है, अभी रिक्रूटमेंट प्रोसेस हुआ, जैसे मैं एग्जांपल दूं, केंद्रीय विद्यालय हुआ या स्टेट स्कूल हुए, इनमें क्या दूर के पोस्ट हो गए। मान लिया कोई आदमी बिहार का है और उसकी पोस्टिंग हो गई और वो आकर देवरिया में पोस्टिंग हो गई उसकी, तो वहां जो लोकल लैंग्वेज है, लैंग्वेज का टोन का प्रभाव पड़ता है। ऐसा करने का प्लान है एमपी में कि लोकल लैंग्वेज में टीचिंग को ज्यादा प्रेफरेंस दिया जाएगा और इसमें फीमेल ग्रुप को ज्यादा प्रेफरेंस देने की बात कही गई है। साथ में कह रहे हैं कि स्कूल परिसर का, जो स्कूल प्रीमाइसेस बोलते हैं, उसके अंदर आवास बनाने की बात कही जा रही है। होता क्या है कि टीचर्स की पोस्टिंग वही मान लिया कोई 20 किलोमीटर 15 किलोमीटर से, अब उसको आने जाने में दिक्कत होती है। तो ऐसे में जैसे केंद्रीय विद्यालय या नवोदय विद्यालय में टीचर्स के लिए आवास बनाए गए हैं। अगर आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो 1964-66 में जो कोठारी कमीशन हुआ था, बना था, कोठारी कमीशन में ही रिकमेंडेशन दिया गया था कि टीचर्स को इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड किया जाना चाहिए। उसी कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हुए इस एनईपी में ऐसा मेंशन है किया है कि टीचर्स के लिए विद्यालय के परिसर में ही आवास बनाए जाएंगे, और अगर आवास न मिला या आवास नहीं बनाया गया तो इंक्रीज्ड एचआरए, हाउस रेंट अलाउंस जो होता है, उसको बढ़ाकर टीचर्स को दिया जाएगा। अब क्या दिया जाएगा, उस संबंध में कमिटीज बनेगी, वो गाइडलाइन फ्रेम करेंगी, लेकिन ये मेंशन किया गया है कि टीचर्स को हाउस रेंट अलाउंस बढ़ाकर दिया जाएगा। अब हम आते समान मुद्दा था, रिक्रूटमेंट कैसे होगा। मैंने वो क्या अनुभव करते हैं, टीचर्स के ट्रांसफर का, पोस्टिंग हो गई, कोई बंदा आगरा का है उसकी पोस्टिंग सुल्तानपुर में हो गई, कोई आदमी मेरठ का है उसकी पोस्टिंग अमेठी में हो गई, अमेठी या सुल्तानपुर के रिमोट एरिया में हो गई। 1 साल 2 साल 3 साल के बाद वो व्यक्ति चाहता है, वो टीचर चाहता है कि वो ट्रांसफर होके अपने घर में जाए। इसके लिए एनईपी में कहा गया है, कुछ लोग पहले कह रहे थे एनईपी में ट्रांसफर बंद कर दिया जाएगा, ऐसा नहीं है। अगर आप एनईपी को सीरियसली पढ़ते हैं तो उसमें एक लाइन लिखी हुई है शुरुआत में ही कि एक्सेसिव ट्रांसफर विल बी हाल्टेड।
ऐसा नहीं कि ट्रांसफर विल बी हाल्टेड, इससे सिर्फ बहुत ज्यादा ट्रांसफर नहीं किए जाएंगे, ट्रांसफर कम होगा। इसको कोरिलेट करिए पोस्टिंग से। पोस्टिंग में कहा गया है कि लोकल लेवल पे पोस्टिंग होगी, तो जब लोकल लेवल पे पोस्टिंग होगी तो ट्रांसफर की ज्यादा आवश्यकता भी नहीं होगी। और ट्रांसफर इसलिए भी लोग मानते हैं कि बाहर रहना पड़ता है, उनको सेफ्टी सिक्योरिटी नहीं रहती है, तो जब आवास बनाया जाएगा तो फिर ट्रांसफर की आवश्यकता, सिर्फ ट्रांसफर नहीं होगा। यानी बहुत ज्यादा एक लॉट में चलो 1000, 5000, 10,000 लोगों का ट्रांसफर कर दिया गया, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होगा। ट्रांसफर होंगे लेकिन कम ट्रांसफर होंगे और केवल स्पेशल सर्कमस्टेंसेज में। अब स्पेशल सर्कमस्टेंसेज ये गवर्नमेंट डिसाइड कि क्या सर्कमस्टेंसेज हो सकते हैं। टीचर की अपनी प्रॉब्लम है, टीचर की सेफ्टी सिक्योरिटी की प्रॉब्लम है, या हो सकता है कि वहाँ सरप्लस में टीचर है, कहीं पर अकेला टीचर है, तो ये सब डिफाइंड कमेटी। लेकिन यही कहा गया है excessive transfers will be halted. Only in special circumstances the transfers will be made. और समय ट्रांसफर नहीं होंगे, केवल ऑनलाइन ट्रांसफर ही होंगे। ऑनलाइन एप्लीकेशन मंगाए जाएंगे, उसके द्वारा जो भी सिस्टम उसमें डेवलप किया जाएगा उसके आधार पर ऑनलाइन ट्रांसफर होंगे। नेक्स्ट बात आती है टीचर्स के लिए सबसे ज्यादा दिक्कत। हमने ग्रेजुएशन कर लिया, पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया, बीएड भी कर लिया, हम टीचर के लिए एलिजिबल हो गए और टीचर का अपॉइंटमेंट मिलना चाहिए। लेकिन कई वर्षों पहले टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट लागू किया गया, जो कि आप जानते हैं 2 पार्ट में किया गया, एक के लिए और प्राइमरी के लिए। अब जो एजुकेशन पॉलिसी है इसके आधार पर अप टू क्लास 12 यानी पीजीटीज जिनको कह सकते हैं, या आपके सिस्टम में लेक्चरर जो होते हैं, वहां तक टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट क्वालिफाई होगा। यानी केवल प्राइमरी या जूनियर हाई स्कूल में ही नहीं, ऊपर की कक्षाओं को पढ़ाने के लिए भी टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट कराया। और इसमें टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट क्वालिफाई करने के बाद अगर कोई व्यक्ति सब्जेक्ट टीचर में ज्वाइन है तो एक्सपर्ट सब्जेक्ट टीचर को भी अपॉइंट किया जाएगा और उस सब्जेक्ट पर्टिकुलर सब्जेक्ट में टेस्टिंग भी होगी। मान लिया कोई व्यक्ति है वो फिजिक्स पढ़ाना चाहता है +2 लेवल पे जाके, तो टीटी के साथ साथ उसके सब्जेक्ट की टेस्टिंग होगी। और यही नहीं, क्लासरूम डिमॉन्स्ट्रेशन भी होगा, यानी सीधे आप क्लासरूम में उस कैंडिडेट को रखा जाएगा, वहां पर स्टूडेंट्स रहेंगे और स्टूडेंट्स के सामने उनको डिमॉन्स्ट्रेट करना पड़ेगा कि एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट देकर कि कैसे वो पढ़ाएंगे। और यहाँ भी एक पॉइंट लिखा गया है नीति में कि लोकल लैंग्वेज को ध्यान रखा जाएगा, लोकल लैंग्वेज की प्रोफिशिएंसी भी टेस्ट की जाएगी। अगर आप भोजपुरी एरिया में हैं तो आपको भोजपुरी आनी चाहिए, अवधी एरिया में है तो अवधी आपको आनी चाहिए, ऐसा मेंशन है। और ये चीज केवल गवर्नमेंट स्कूल के लिए नहीं है कि केवल गवर्नमेंट स्कूल में ही टीटी क्वालिफाइड होना चाहिए, प्राइवेट स्कूल के लिए भी मैंडेटरी है। प्राइवेट स्कूल का अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आपको टीईटी क्वालिफाई करना पड़ेगा, चाहे वो प्राइमरी लेवल पे हो, चाहे अपर प्राइमरी पे हो, सेकेंडरी या सीनियर सेकेंडरी का हो। तो ये बड़ा क्लियर कर दिया गया है। मिसलेनियस टीचर के अपॉइंटमेंट की बात आ रही है, जैसे आप लोगों के यहाँ अनुदेशक की नियुक्ति होती है, और सेंट्रल गवर्नमेंट में क्या पाया गया, आर्ट एंड क्राफ्ट का टीचर सेलेक्ट किया जाता है, फिजिकल एजुकेशन का टीचर सेलेक्ट किया जाता है, लैंग्वेज का टीचर जैसे कहते हैं स्पोकन इंग्लिश हुआ, या जो भी लैंग्वेज लोकल लैंग्वेज के लिए भी हो सकता है, तो लैंग्वेज टीचर किया जाएगा। और ये टीचर कैसे होंगे, ये टीचर ऐसा नहीं है कि एक हर एक स्कूल में अपॉइंट किया जाएगा। आपको आगे बताऊंगा, स्कूल कॉम्प्लेक्स की अवधारणा बनाई जा रही है। इस कॉम्प्लेक्स होगा जिस स्कूल कॉम्प्लेक्स में कई स्कूल जुड़े हुए होंगे, और वहां पर ये स्पेशलिस्ट टीचर्स हैं, हो सकता है वो
5 स्कूल बनाया है, उसमें कोई टीचर अपॉइंट किया जाए जो आर्ट का हो या गेम्स का हो या म्यूजिक का हो। ऐसे टीचर को सभी स्कूलों में, उस कॉम्प्लेक्स के अंदर जितने भी स्कूल हैं, सभी स्कूल के बच्चों को पढ़ाने के लिए मौका दिया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट हम आपसे डिस्कस करेंगे, स्कूल कॉम्प्लेक्स की बात कर रहे हैं कि स्कूल कॉम्प्लेक्स में जो लोकल एमिनेंट पर्सन है, कभी कभी होता क्या है, किसी गांव में या एरिया में कुछ ऐसे आदमी हैं जो रिटायर्ड हो गए हैं या उनको बहुत अच्छी जानकारी है किसी सब्जेक्ट पर, तो ऐसे व्यक्तियों को भी के हित के लिए इंस्ट्रक्टर के, मास्टर इंस्ट्रक्टर के रूप में इंगेज किया जा सकता है। अब मैं यहाँ थोड़ा सा आपको क्लियर करना चाहूंगा कि जो एनईपी चाहती है कि हर एक बहुआयामी रूप से अपने को विकसित करे। अगर आपको थोड़ा सा पीछे हम लेकर जाएं तो आप देखेंगे 40 से 50 साल पहले या 60 साल पहले गांव में होता क्या था कि सारी चीजें जो एक मनुष्य को आवश्यक होती थी वो गांव में मिलती थी। जैसे वोकेशनल एजुकेशन वहां होता था, गांव में आपको करने वाले भी मिलते, सब्जी उगाने वाले भी मिलते थे, कपड़ा सिलाई करने वाले भी मिलते थे, लकड़ी का काम करने वाले मिलते थे, चमड़े पर काम करने वाले भी मिलते। इन चीजों को लेकर एक बार की इस तरीके एक्सपर्ट अगर हैं जो ट्रेडिशनल आर्ट हो, ट्रेडिशनल क्राफ्ट हो, एग्रीकल्चर हो या लोकल नॉलेज हो, ऐसा कोई अगर जानकार व्यक्ति है या एक्सपर्ट्स लोकल एरिया में है तो ऐसे लोगों को भी इनवाइट किया जाएगा और उस स्कूल कॉम्प्लेक्स से जोड़ा जाएगा। साथ साथ ऐसा नहीं है कि पुराने जमाने में ले जाने की बात कही जा रही है, करेंट टेक्नोलॉजी बेस्ड कॉम्प्रिहेंसिव टीचर आने को नए से जोड़ेंगे। टेक्नोलॉजी को हम इग्नोर नहीं करेंगे, टेक्नोलॉजी के माध्यम से इन चीजों को करेंगे। हम आपको बताएं अभी हमारे सिस्टम में क्या है, इस समय कोविड-19 का इफेक्ट है, इसमें ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, आप लोग भी क्लासेस ले रहे होंगे। हमारे यहाँ प्रैक्टिकल के लिए भी कुछ ऐसी साइट्स हैं जहां पर हम लोग रजिस्टर किए हैं और बच्चा अपना प्रैक्टिकल बच्चा भी रजिस्टर किया है, जहां पर एनिमेशन के माध्यम से प्रैक्टिकल सिखाए जा रहे हैं। आप लोग भी सिखा सकते हैं। कुछ ऐसा ही कॉन्सेप्ट वहां पर किया गया है जो नेक्स्ट 2 डिकेड की बात की जा रही है, यानी आने वाले 2 दशकों में इस तरीके से काम किया जाएगा, टेक्नोलॉजी को इस तरीके से यूज किया जाएगा कि हम अपने प्राचीन सिस्टम को, यानी अपने पुराने कल्चर को, आर्ट एंड क्राफ्ट को नए तकनीकी से जोड़ेंगे। इसके अलावा अब हम आपसे बात करना चाहेंगे आपका सर्विस इन्वायरमेंट कैसा होगा, आप कल्चर कैसा डेवलप किया जाएगा, टीचिंग कल्चर कैसा होगा और इन्वायरमेंट कैसा होगा, आपकी सर्विसेज कैसे होगी, ऑडिशन कैसे होगी। तो सबसे पहले जो बात की गई है एनईपी में, ये स्टेट गवर्नमेंट की या यूनियन टेरिटरीज जो हैं इनकी जिम्मेदारी है ये सर्विस कंडीशंस को डिफाइन करें। अभी तो बहुत सी आपके यहाँ भी कोड वगैरह बना होगा या सर्विस कंडीशन बनाया गया होगा, कभी कभी कुछ लोगों को पता चल पाता है, कुछ लोगों को नहीं पता चल पाता है। हमारे सिस्टम में एजुकेशन कोड बना हुआ है, उस एजुकेशन कोड में पूरी सर्विस कंडीशंस मतलब क्या करना है और डोंट्स क्या नहीं करना है। एनईपी में ऐसा उल्लेख है कि स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरीज सर्विस कंडीशन को बनाएंगी, कैसे वो टीचर्स के लिए यूजफुल हो, कैसे साथ में एडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर होना। एडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब है केवल बिल्डिंग बना देने से नहीं है, वहां टीचर्स के लिए टेक्नोलॉजी बेस्ड इक्विपमेंट होने चाहिए, इससे मैंने आपको बताया, टॉयलेट्स होने चाहिए, बाथरूम होना चाहिए, मैदान होना चाहिए। ये चीजों का उपलब्धता विद्यालय में कराई जाएगी और स्टेट की जिम्मेदारी है। खाली इतना नहीं, बुक्स भी होनी चाहिए। कोई भी विद्यालय
तब तक पूर्ण पहुंचे, उसे कह सकते हैं लाइब्रेरी। ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, ड्रिंकिंग वाटर हो। उसके बाद क्लीन स्पेस भी होना चाहिए कि जहां बच्चे इकट्ठा हो सकें, प्रेयर कर सकें। इलेक्ट्रिसिटी होनी चाहिए। अब तो जैसा रिपोर्ट आता है स्टेट गवर्नमेंट का, इलेक्ट्रिसिटी लगभग सभी स्कूलों में पहुंच गई है। साथ साथ में कंप्यूटिंग डिवाइस होना चाहिए, यानी कंप्यूटर, इंटरनेट फैसिलिटी चाहिए। ये सारी व्यवस्था एनईपी के में कहा गया है। साथ में एक लाइब्रेरी वहां होनी चाहिए, इंटरनेट फैसिलिटी हो, स्पोर्ट्स हो, रिक्रिएशन रूम हो। साथ साथ एक और बात कही गई है जिसे प्रैक्टिस में आपके स्टेट गवर्नमेंट में भी लाया जा रहा है, हमारे यहाँ इन सर्विस कोर्सेज और प्री सर्विस कोर्सेज दोनों आपका कॉन्सेप्ट में क्लियर कर दूं। इन सर्विस कोर्स का मतलब होता है जब आप सर्विस में हैं और उसके दौरान आपको विशेष ट्रेनिंग दी जाती है आपके स्किल को डेवलप करने के लिए, आपके क्वालिटी को एनहांस करने के लिए। वो 2 दिन का होता है, 3 दिन का होता है, 10 दिन का भी हो सकता है। उसमें आपको मास्टर ट्रेनर बनाया जाता है या आपकी क्वालिटी बढ़ाई जाती है, वो इन सर्विस कहलाता है। और प्री सर्विस सर नहीं आए हैं, जो इन सर्विस होगा ये आपके सेफ्टी, हेल्थ, एनवायरनमेंट सबके बारे में होगा। अभी हमने आपसे बात किया था कि स्कूल कॉम्प्लेक्स क्यों बनाया जाएगा। होता क्या है कि कोई स्कूल छोटा है, कोई स्कूल बड़ा है। आपके सिस्टम में होगा, कहीं पर हो सकता है 200 बच्चे हैं, कहीं पर 20 बच्चा ही है या 25 बच्चा ही है। ये डिपेंड करता होगा कि वहां पर पॉपुलेशन कैसी है, लोगों की इच्छा शक्ति क्या है। तो स्कूल कॉम्प्लेक्स जब डेवलप किया जाएगा तो ऐसे में कोई छोटा स्कूल आइसोलेटेड ना रहे। नहीं तो नॉर्मली टीचर्स की शिकायत आती है, अरे हम तो बहुत छोटे स्कूल में, हम कोने में पड़े हुए हैं और हमारा क्या, हमको कोई सुनता ही नहीं है। तो जब स्कूल कॉम्प्लेक्स डेवलप किया जाएगा तो सारे स्कूल्स अपने आप से इंटरकनेक्टेड होंगे। और टीचर्स को एक और महत्व दिया जा रहा है कि स्कूल की जो एसएमसी, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, या स्कूल एससीएमसी, स्कूल कॉम्प्लेक्स मैनेजमेंट कमेटी, इसमें टीचर को भी मेंबर बनाया जाएगा। होता क्या है, इसके माध्यम से टीचर अपनी बात समाज के सामने या जो मैनेजिंग बॉडी है उसके सामने अपनी समस्या को रख सकता है। तो एनईपी में ऐसा उल्लेख किया गया है या ऐसी व्यवस्था दी जा रही है कि टीचर भी स्कूल मैनेजमेंट कमेटी का मेंबर होगा या स्कूल कॉम्प्लेक्स मैनेजमेंट कमेटी का मेंबर होगा। साथ में एक जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, अभी मैं कल देख रहा था, सोशल मीडिया में उपलब्ध था कि शायद निदेशक जो आपके शिक्षा विभाग में है, उन्होंने कोई आदेश जारी किया है कि टीचर्स को मिड डे मील से अलग रखा जाए। अब कितनी ऑथेंटिसिटी है मैं इसको वैलिडेट नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन एनईपी में ऐसा उल्लेख किया गया है कि टीचर्स को नॉन टीचिंग वर्क में इन्वॉल्व नहीं किया जाएगा। दैट मीन्स द टीचर्स विल वर्क ओनली टीचिंग एंड टीचिंग रिलेटेड वर्क। इसमें स्पष्ट लिखा गया है कि मिड डे मील से इनको अलग रखा जाए और इन्हें अदर एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क, अब इस अदर एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क को डिफाइन नहीं किया गया है, लेकिन अगर हम आरटी एक्ट 2009 में जाते हैं तो आरटी एक्ट 2009 में बहुत स्पष्ट उल्लेख है कि टीचर्स की ड्यूटी सेंसस में और इलेक्शंस में लगाया जा सकता है। लेकिन एनईपी में ऐसा कहीं लिखा नहीं है, सिर्फ ये मेंशन किया गया है कि अदर एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क में नहीं लगाया जाएगा। कारण क्या है कि टीचर्स कई कारणों से एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क में लगाए जाते हैं जो टीचिंग से मतलब नहीं है। उनके जो टीचिंग आवर्स हैं वो कंप्लीट नहीं होते, सिलेबस पूरा नहीं होता, उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो उसको सही से नहीं करती, एक ही जगह रह सकती, कई जगह नहीं रह। भी जानते होंगे इंक्लूसिव एटमॉस्फेयर, इंक्लूसिव जिसको हमारे ख्याल से समेकित वातावरण कह सकते हैं, इंक्लूसिव एटमॉस्फेयर बनाया जाए। और इंक्लूसिव एटमॉस्फेयर बनाने की जिम्मेदारी हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन का है, वो चाहे हेडमास्टर हो
प्रिंसिपल हो या जो भी इमीडिएट सीनियर मोस्ट हैं, ये उनकी जिम्मेदारी है इंक्लूसिव एटमॉस्फेयर बनाए। इंक्लूसिव का अर्थ ये हुआ कि हर तरह के लोग, हर तरह के बच्चे, चाहे वो किसी भी कास्ट, क्रीड, रिलीजन, किसी का भी हो, सबको एक साथ लेकर चलना है। हमारा देश है, हो सकता है एक ही क्लासरूम में एक आईएएस का भी बच्चा पढ़ता है, एक मिनिस्टर का बच्चा पढ़ता है और एक ऐसे व्यक्ति का भी बच्चा पढ़ता है जो डेली बेसिस पे काम करता है। तो ये एक इंक्लूजन इन एजुकेशन होता है। उसमें डिफरेंट जो सोशल कैटेगरीज बनाई गई हैं, फॉरवर्ड, जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी, ये सारे बच्चे या इस सारी कैटेगरी को रिप्रेजेंट करने वाले लोग जहां एक साथ होते हैं, वही इंक्लूसिव एटमॉस्फेयर होता है। तो इंक्लूसिव एटमॉस्फेयर पर ज्यादा जोर दिया गया है। और ऑटोनॉमी ऑफ टीचर्स इन देयर ओन वे। ऑटोनॉमी मतलब आपकी स्वतंत्रता, स्वच्छंदता जिसको कह सकते हैं। हो सकता है सही शब्द ना लो, लेकिन ऑटोनॉमी से आप समझ सकते होंगे। ऑटोनॉमी टू टीचर्स, टीचर को इतनी स्वतंत्रता दी जाए कि वो क्या पढ़ाना चाहता है, किस ढंग से पढ़ाना चाहता है, कितना मोर इंटरेस्टिंग वे में पढ़ाना चाहता है, वो उसे मौका दिया जाए। होता क्या है, अभी कल परसों ही मैं देख रहा था, एक बच्चा, एक टीचर पढ़ा रहा था किसी क्लास में, और शायद वीडियो हो सकता है आप लोगों ने देखा हो, कोई लड़की है, वो 9 का टेबल, 9 का पहाड़ा बहुत बढ़िया ढंग से सिखा रही थी बच्चों को। वो किसी प्राथमिक विद्यालय का ही है, स्टेट गवर्नमेंट का। साथ में एक बार मैंने और देखा, किसी प्राथमिक विद्यालय का ही एक वीडियो वायरल हो रहा था, उसमें स्कूल के बच्चे मास पीटी कर रहे थे। इतना बढ़िया रिदम उस स्कूल का था बच्चों का कि आनंद आ रहा था। जब टीचर को ऑटोनॉमी दी जाएगी तो वो बढ़िया से बढ़िया पढ़ाने का अवसर खुद ढूंढ लेता है, और कितने बढ़िया ढंग से कराए वो उसकी जिम्मेदारी होगी। और आप जानिए, जब ऑटोनॉमी आपको मिलती है तो फिर अकाउंटेबिलिटी बढ़ जाती है, आपकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। अगर ऑटोनॉमी दी जाती है, ऑटोनॉमी दी जाएगी तो आपकी जवाबदेही बढ़ेगी। आपको टारगेट दिया जाएगा, उस टारगेट को आपको फुलफिल करना होगा। तो खाली इतना ही नहीं है, आपके कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट, आप इसके बारे में भी एनईपी में मेंशन है। कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट, दैट मींस सीपीडी। इसमें है क्या, इस सेल्फ इंप्रूवमेंट के लिए टीचर अगर अपने आप को इंप्रूव करना चाहता है लेटेस्ट इनोवेशन के माध्यम से, तो कैसे करे, इसका भी मौका दिया जाएगा टीचर्स को। कैसे होगा, डिफरेंट लेवल पे होगा। डिफरेंट लेवल का मतलब आपने देखा होगा, फाउंडेशन स्टेज, प्रिपरेटरी स्टेज, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी। जैसा मैंने शुरुआत में आपसे कहा, स्ट्रक्चर बदल दिया गया। पहले 10+2 था, और उसे 5+3+3+4 कर दिया गया है। तो डिफरेंट स्टेजेस हैं। इसमें प्रिपरेटरी होगा, बच्चों को प्रिपेयर करना है। फाउंडेशन है, फाउंडेशन स्टेज 2 पार्ट में है, फिर प्रिपरेटरी है, फिर सेकेंडरी, फिर सीनियर सेकेंडरी है। अब डिफरेंट स्टेज पर रहकर क्या टीचर उसी में रिटायर हो जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर मान लिया कोई बच्चों को प्राइमरी के पहले के बच्चों को पढ़ाना है, एनटीटी जिसे कहते हैं, नर्सरी टीचर्स, तो अगर उसके अंदर क्वालिफिकेशन है उसे आगे बढ़ना चाहिए। अगर क्वालिफिकेशन नहीं है जॉब पाने के समय, तो अपना क्वालिफिकेशन बढ़ाकर वो आगे बढ़ सकता है। यही बात यहाँ पर कही गई, कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट कैसे होगा, ये डिफरेंट लेवल पर होगा। इसमें वर्कशॉप कराए जाएंगे। वर्कशॉप कैसे कैसे होंगे, ये स्कूल कॉम्प्लेक्स लेवल पे होगा, आपके लोकल लेवल पे होगा, स्टेट लेवल पे हो करने के बाद जो टीचर्स हैं, ये टीचर्स अपना प्रोफेशनल ग्रोथ करेंगे और इन्हें ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी प्रोवाइड किया जाएगा जिसके माध्यम से अपनी आइडियाज को शेयर कर सकते हैं। और ईच टीचर, बहुत ध्यान से इसको, टीचर विल पार्टिसिपेट
50 आवर CPD एवरी ईयर, यानी प्रति वर्ष 50 घंटे का CPD कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम ज्वाइन करना होगा एवरी टीचर के लिए। और खाली टीचर के लिए नहीं, स्कूल के प्रिंसिपल के लिए भी है। स्कूल का प्रिंसिपल, वो चाहे केंद्र का प्रिंसिपल होगा या राज्य का होगा, और 10th तक के स्कूल का प्रिंसिपल होगा, 12th क्लास तक के स्कूल का प्रिंसिपल होगा, 8th क्लास तक के स्कूल का हेडमास्टर प्रिंसिपल होगा, इनके लिए भी अपना लीडरशिप स्किल्स डेवलप करने के लिए, एनहांस करने के लिए 50 आवर्स का वर्कशॉप एवरी ईयर करना होगा। ये NEP में मेंशन है। साथ में एक और है कैरियर मैनेजमेंट एंड प्रोग्रेशन। वो तो हमने CPD की बात की थी। अब ये कैरियर मैनेजमेंट एंड प्रोग्रेशन क्या है? CMP। नॉर्मली हमारे यहाँ CMP को कहते हैं कॉमन मिनिमम प्रोग्राम, लेकिन कॉमन मिनिमम प्रोग्राम नहीं है, यह है कैरियर मैनेजमेंट एंड प्रोग्रेशन। इसके लिए कहते हैं जो आउटस्टैंडिंग टीचर हैं, आउटस्टैंडिंग टीचर्स, उनको रिकॉग्नाइज किया जाएगा, उनको प्रमोशन दिया जाएगा और उनकी सैलरी रेज की जाएगी। अभी आउटस्टैंडिंग कौन होगा, इसके लिए कोई ना कोई एक सेट फार्मूला बनाया जाएगा। तो ये एक मेरिट बनाई जाएगी। अब इस मेरिट कैसे बनेगी ये इसमें डिफाइन नहीं है, क्योंकि ये जिम्मेदारी स्टेट की और यूनियन टेरिटरी की है कि मेरिट बनाए। तो रिकॉग्निशन, प्रमोशन, सैलरी, ये तीनों चीज मैं आपको क्लियर कर दूं। रिकॉग्निशन का मतलब ये होता है कि आपको कोई अवार्ड दिया जाना, जैसे राज्य पुरस्कार होता है, राष्ट्रपति पुरस्कार होता है, या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कोई पुरस्कार नया शुरू कर दिया जाए, बेस्ट टीचर अवार्ड शुरू कर दिया जाए, ये रिकॉग्निशन हुआ। प्रमोशन, आपको एक लेवल से दूसरे लेवल पे प्रमोट किया जाए। कोई टीचर ऐसा है जो प्राइमरी में है तो उसको सेकेंडरी में लाया जाए, सेकेंडरी में है तो उसको सीनियर सेकेंडरी में लाया जाए। तीसरा है सैलरी रेज, आपकी सैलरी बढ़ाना। इसका प्रोविजन NEP 2020 करती है कि कैरियर मैनेजमेंट एंड प्रोग्रेशन टीचर का। अब ये मेरिट बेस्ड होगा। और टेन्योर, अब टेन्योर का जो सामान्य अर्थ है मैं आपको बताऊं, थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है लेकिन जानना जरूरी है। नॉर्मली टेन्योर का अर्थ लोग समझते हैं कि एक जगह पर स्टे रहना। जैसे हमारे केंद्रीय विद्यालय में सिस्टम है, प्रिंसिपल्स के लिए 5 साल, असिस्टेंट कमिश्नर के लिए 5 साल, डिप्टी कमिश्नर के लिए 3 साल, टीचर्स के लिए 10 साल या 8 साल, कुछ ऐसा बनाया गया है। लेकिन वो टेन्योर यहाँ नहीं है। टेन्योर का मतलब दूसरे अर्थों में कहते हैं प्रोबेशन, जो NEP में व्यक्त किया गया है। यानी टीचर का अपॉइंटमेंट पहले प्रोबेशन पर होगा, वो प्रोबेशन उसे कंप्लीट करना होगा और कंप्लीट करने के बाद ही उसे रेगुलर अपॉइंटमेंट दिया जाएगा। अभी थोड़ा विवाद हो रहा है, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कुछ आदेश निर्गत किए गए हैं कि संविदा पर नियुक्ति होगी, फिर उसके बाद रेगुलर अपॉइंटमेंट होगा। कहीं ना कहीं जो मुझे लगता है NEP में जो टेन्योर वर्ड यूज किया गया है, उस टेन्योर के कॉन्सेप्ट कर देता हूं। यहाँ टेन्योर का अर्थ यही है, वो पीरियड जो आपका प्रोबेशन होगा उसको आप क्लियर करने के बाद आपको रिकॉग्निशन, प्रमोशन और सैलरी रेज के अंतर्गत आप जाएंगे। साथ में कैसे ही होगा, यानी किसको रिकॉग्नाइज किया जाएगा, किसको प्रमोट किया जाएगा, किसका सैलरी रेज किया जाएगा, उसके लिए मल्टीपल असेसमेंट सिस्टम होगा। यानी डिफरेंट, मल्टीपल होगा, बहुआयामी मूल्यांकन विधि होगी। जिस कैसे होगा, एक का मतलब होता है आप दूसरे में, मान लीजिए 3 टीचर हैं, अब वो एक दूसरे के बारे में क्या जानते हैं, उनका क्या व्यू है, उसके लिए क्वेश्चनर तैयार किया जाएगा और क्वेश्चनर के माध्यम से एक टीचर के बारे में रिव्यू होगा, पीयर रिव्यू, यानी टीचर ही टीचर के बारे में रिव्यू करेगा
और वो सबमिट होगा कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को, और वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी फिर टीचर को रिकॉग्नाइज। दूसरा है, यहाँ पे कंप्लीट नहीं है, अटेंडेंस। टीचर का अटेंडेंस भी जरूरी है, अटेंडेंस मार्क किया जाएगा, टीचर रेगुलर रहता है कि नहीं रहता है। और ये कहां से रिपोर्ट जाए? स्कूल मैनेजमेंट कमेटी है, या आपका जो नेक्स्ट सुपीरियर ऑफिसर है वो आपके खंड शिक्षा अधिकारी हो सकते हैं, आपके बीएसए हो सकते हैं। नेक्स्ट इसी में है कमिटमेंट। खाली हो गया और विद्यालय में आ गए, लेकिन अपने वर्क के प्रति कमिटेड नहीं है, अब उसका असेसमेंट का तरीका तैयार किया जाएगा, तो भी आपको रिकॉग्निशन, प्रमोशन, सैलरी मिलने में दिक्कत हो जाएगी। अटेंडेंट। और चौथा चीज है आवर ऑफ सीपीटी, जो अभी हमने आपको बताया कि 50 आवर्स का ऑनलाइन प्रोग्राम हर टीचर को हर साल अटेंड करना होगा। और भी बहुत से फोरम बनाए जाएंगे, ये जैसे समय पास होगा कुछ दिन के अंदर ये सारी गाइडलाइंस आप सबको उपलब्ध कराई जाएगी गवर्नमेंट के द्वारा। तो अगर आपको अपना रिकॉग्निशन, प्रमोशन या सैलरी रेज कराना है तो आपको पीयर रिव्यू, यानी आपस में एक दूसरे के साथ कैसे रिव्यू करते हैं इस पर चलना होगा। अटेंडेंस आपकी देखी जाएगी, आपका कमिटमेंट देखा जाएगा, आपका ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम सीपीडी है उसको देखा जाएगा। और नो करियर प्रोग्रेशन ये कि एक पट्टी आपको आगे बढ़ने का, नेक्स्ट स्टेज पर जाने का प्रयास करना है। और ये जो ऊपर चीजें हैं, रिक्विजिट क्वालिफिकेशन, अब बात आ गई कि आप बहुत अच्छे टीचर हैं, आपके टीचर से बहुत अच्छे रिलेशन है, आपका पीयर रिव्यू अच्छा है, आपका अटेंडेंस अच्छा है, आपका कमिटमेंट अच्छा है, आपने सीपीडी भी ज्वाइन कर लिया है, लेकिन अगर आप क्वालिफाइड नहीं है नेक्स्ट हायर पोस्ट के लिए तो आपके लिए दिक्कत होगी। यानी अगर आप पीजीटी बनना चाहते हैं, लेक्चरर बनना चाहते हैं और अभी क्लास 10 में पढ़ा रहे हैं, आप टीजीटी ग्रेड में हैं, असिस्टेंट टीचर, सारी चीजें आपके वहां हैं, लेकिन आप होना है, रिक्विजिट क्वालिफिकेशन भी होना चाहिए। हमारे सिस्टम में हमने बहुत से उसी स्टेज पर पिछले 30 साल से हैं, क्योंकि नेक्स्ट हायर क्वालिफिकेशन उन्हें ऑप्टेन नहीं किया है। जरूरी वर्टिकल मोबिलिटी जिसे कहा जाता है, ऊर्ध्वाधर या हिंदी में जो भी हो, वर्टिकल मोबिलिटी। वर्टिकल मोबिलिटी ऑफ द टीचर क्या है कि आप एक स्टेज से दूसरे स्टेज में जाइए, और ये जो आपको टूल्स बताए गए, रिकॉग्निशन, प्रमोशन, सैलरी, इनको टूल के रूप में आपको यूज करना है। और इसका जो असेसमेंट क्राइटेरिया बनाया जाएगा उस असेसमेंट करे हुआ है, पूरी है। अब हम बात करते हैं प्रोफेशनल स्टैंडर्ड फॉर द टीचर्स। प्रोफेशनल स्टैंडर्ड आपका जो टीचर है, ये एनपीएसटी बनाई गई है। एनपीएसटी आप जान लीजिए कि टीचर्स होगा, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर्स एजुकेशन, एनसीटी और एनसीईआर गाइड का ये, और ये हर 10 साल पे रिवाइज होगा। और ये प्री सर्विस एजुकेशन की बात आ रही है, यानी टीचर बनने क्या चाहिए। आप जानते होंगे CWSN, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स,
ऐसे बच्चों के लिए जैसे डिसेबिलिटी, जिसको वर्तमान में हम लोग विकलांग या दिव्यांग कहते हैं। अब दिव्यांग की भी कई कैटेगरी आती है, कोई चलने में दिक्कत है, किसी को बोलने में दिक्कत है, किसी को सुनने में दिक्कत है, किसी को विजुअल में प्रॉब्लम है, नियुक्ति की जाएगी। साथ साथ में जो नॉर्मल टीचर्स हैं, अगर वो भी स्पेशल एजुकेटर बने, तो मिनिमम अभी आपने चर्चा किया था, रेफर किया था, टीचर बनने के लिए जो मिनिमम डिग्री होगी 2030 तक 4 ईयर साथ में एक और प्रोग्राम होगा, 2 ईयर बीएड प्रोग्राम भी होगा। अगर कोई भी कैंडिडेट जिसने ग्रेजुएशन कर लिया है या पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया है और वो स्पेशलाइज्ड टीचर बनना चाहता है, हिंदी में किए, एमएससी मैथमेटिक्स आप हैं, आप +2 लेवल पर 11 बनना चाहते हैं, तो आपकी मास्टर डिग्री को कंसीडर कर प्रोग्राम का ये गवर्नमेंट प्रोविजन ईयर बीएड कोर्स भी होगा। के पास के इक्विवेलेंट अगर कोई डिग्री है, जैसे मैंने कहा ना 4 ईयर, अगर उसके बराबर समय में कुछ अगर कोई कोर्स है कर रखा है, तो ऐसे व्यक्ति को 1 साल का बाद उसको टीचर बनाया जा सकता है, स्पेशल टीचर उसको बनाया जा सकता है। साथ में ऑल सच कोर्सेज, जो एक कोर्स ने आपको बताया 4 इयर्स इंटीग्रेटेड, 2 इयर्स इंटीग्रेटेड, 2 इयर्स का बीएड या 1 ईयर का बीएड, ऐसे जितने भी होंगे, इनके लिए ऐसा नहीं है कि किसी भी स्कूल से आप कर सकते हैं। ऐसे इंस्टीट्यूशन जिनको एक्रेडिटेशन मिला है, जो मल्टी डिसिप्लिनरी बैचलर डिग्री कोर्स करा रहे हैं, ऐसे से होगा। और ऐसे इंस्टीट्यूशंस जिनको अभी बीटीसी ट्रेनिंग कोर्स, बीएड कोर्स, लेकिन इन सब पर भी बहुत सी रोक लगाई जाएगी, इन पर स्पेशलिटी होगी, के लिए और मल्टी डिसिप्लिनरी बैचलर डिग्री कोर्सेज प्रोवाइड करती हैं। ये इन सर्विस और प्री सर्विस कोर्सेज कराएंगे। आपकी है एक मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स इंस्टीट्यूशन है, गवर्नमेंट है, अब इनकी जिम्मेदारी होगी इन सर्विस कोर्स कराना या प्री सर्विस। प्री सर्विस तो ये लोग करा ही रहे हैं, इन सर्विस आई डोंट नो कि इन सर्विस में कितने कोर्स कराए जा रहे हैं, लेकिन मेरे पास जो कंसेप्ट है कि ये प्री सर्विस कराते हैं और बहुत अच्छे से करते हैं, और डायरेक्ट से ट्रेनिंग पाकर बहुत से लोग, अधिकांश लोग जॉब में हैं। ये जो जितने भी हैं, ये ऑल बीएड, ये क्लासरूम टीचिंग होगी इनमें, साथ साथ में प्रैक्टिस भी होगी, और इन्हें फंडामेंटल ड्यूटीज आर्टिकल 51 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इनके बारे में पढ़ाया जाएगा। साथ साथ में क्यों बात की जा रही है फंडामेंटल ड्यूटीज, हम लोग या अधिकांश ऐसा पाया गया सामान्य चीजें पढ़ लेते हैं, लेकिन हमारा संविधान कर्तव्य के साथ साथ हमारी ड्यूटी है। क्या है एक नागरिक की, एक शिक्षक की ड्यूटी क्या है आर्टिकल 51 के आधार पर, इन सब की टीचिंग करानी होगी ऐसे इंस्टीट्यूशन को। इसका सिलेबस बनाया जाएगा।
और स्पेशल लोकल टीचर एजुकेशन प्रोग्राम, शार्टर लोकल टीचर एजुकेशन प्रोग्राम भी कराया जाएगा, जिसको आपके डाइट्स या बाइट्स वगैरह कराते रहेंगे। साथ में शार्टर पोस्ट जो होते हैं, बीएड सर्टिफिकेट कोर्स भी कराया जाएगा। छोटे छोटे प्रोग्राम, यानी टीचर्स ट्रेनिंग के लिए बहुत से आयाम खोले जा रहे हैं। जो जिस तरीके से टीचर बनना चाहता है, अपना क्वालिटी इनहांस करे, अपना क्वालिफिकेशन, उसको टीचर बनने का मौका दिया जाएगा। और ये जो मल्टी डिसिप्लिनरी कॉलेजेस जिसको हमने बताया या यूनिवर्सिटीज है, अगर ये सही ढंग से काम नहीं करती हैं तो इनको किसी भी समय ब्लैक लिस्ट किया जा सकता है, इन पर कार्रवाई की जा सकती है। और बाई 2021, यानी अभी हम सितंबर 20 में चल रहे हैं, नए एनसीएफ का निर्माण स्पेशली फॉर टीचर एजुकेशन किया जाएगा। एनसीएफ का मतलब होता है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, लेकिन यहां उसका नाम होगा करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन, एनसीएफटी, जिसको बाई 2021 इसका निर्माण किया जाएगा। और इसका निर्माण करेगा एनसीटी एंड एनसीईआरटी। जो एनपी 20 के अंतर्गत गया, को ध्यान रखते हुए एनसीटी और एनसीईआरटी इसका निर्माण करेगी। और एवरी 5 to 10 years के गैप के बाद इस एनसीएफटी को रिवाइज किया जाएगा, यानी इसे और कितने लाभ ऐसा किया जाएगा। और आपको बताऊं, ये जो इंस्टीट्यूशंस, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं या ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस हैं, इनकी क्वालिटी को इनहांस करने के लिए अलग से बॉडी बनेगी। तो साथियों, ये जो मैंने आपसे आज डिस्कस किया, मैंने केवल टीचर पर कंसंट्रेट किया है कि टीचर कौन बनेगा, उसको क्या सुविधा होगी, कैसे कैसे टीचर बन सकता है, कौन कौन टीचर बन सकता है, कौन कौन सी इंस्टीट्यूशंस हैं वो टीचर्स को ट्रेनिंग देंगी, या किस तरीके के कोर्सेज हैं, स्कूल कॉम्प्लेक्स क्या है, कैसे टीचर का करियर प्रोग्रेस होगा, ये सारी चीजों पर हमने डिस्कस किया। वैसे एनपी इसमें तो बहुत कुछ मेंशन है, पूरे एजुकेशन सिस्टम पर है, लेकिन हमें एक समय स्लॉट दिया गया था 12:10 से 1:10 तक, और हमारे ख्याल से 1:10 होने वाला है। और मैंने कोशिश किया है कि आप लोगों को एनपी के अंतर्गत जो कुछ टीचर के बारे में मेंशन है उसको मैं करूं। अगर कोई सवाल है इस पर पूछा जा सकता है। मैं श्री चतुर्वेदी जी से निवेदन करूंगा, अगर कोई प्रश्न है तो उसका बताया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय केपी यादव सर। जैसा कि अभी आप लोगों के सामने आदरणीय प्रधानाचार्य जी ने अपने न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में विचार रखे, तो हम सब लोगों ने उसको सुने। अगर किसी के मन में कोई क्वेरी हो, कुछ पूछना चाहता हो, तो आदरणीय प्रधानाचार्य जी भी साथ में हम लोग के हैं। उनका बड़ा अच्छा रिसर्च है, बड़ा अच्छी अध्ययन है राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर। आप अपनी बातें पूछ सकते हैं, मैंने अनम्यूट कर रखा है। किसी के मन में कोई प्रश्न हो, कोई दुविधा हो, कोई जानकारी चाह रहा हो तो पूछ सकता है। किसी के मन में कुछ बातें अगर हैं, चलिए ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय प्रधानाचार्य जी। अब मैं अपने बहुत बहुत धन्यवाद सर, कीमती समय अपना देने के लिए, हम लोगों का मार्गदर्शन और अपना आशीर्वचन प्रदान करने के लिए। अब हम चाहेंगे कि हमारे जो दूसरे वक्ता हैं श्री विजय प्रकाश मौर्य जी, हमारे अग्रज के रूप में हैं और निरंतर माध्यमिक शिक्षा में अपनी सेवाएं देते रहते हैं, और काफी कुछ उन्होंने शिक्षा जगत के लिए निरंतर प्रयास करते रहते हैं। और उस प्रयास में आगे बढ़ करके हम भी जहां मौका लगता है उनके साथ में जुड़ करके सहयोग करते हैं। ऐसे
अपने प्रधानाध्यापक राजकीय हाई स्कूल किनौरा, और अभी उनकी सेवाओं से उन्होंने विगत में प्रभारी प्रधानाचार्य राजकीय इंटर कॉलेज महाराजगंज सुल्तानपुर में भी अपनी विगत 5 वर्षों तक सेवाएं दी। इसके अलावा हिंदी के प्रवक्ता रहे हैं। इसके अतिरिक्त उनकी सेवाएं नवोदय विद्यालय और डाइट सुल्तानपुर में भी लगातार रही हैं। एक अच्छा अनुभव है। नई शिक्षा नीति पर उन्होंने भी अपने विचार और अपने आगे की योजनाओं के बारे में हम सबको मार्गदर्शन करने के लिए हम लोग के बीच उपस्थित हैं। मैं आदरणीय विजय प्रकाश मौर्य जी से अनुरोध करूंगा कि वो अपने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पर अपनी हम लोगों के लिए क्या निर्देश या क्या हम लोगों के लिए सुझाव हैं, क्या देने के कष्ट करें। आदरणीय विजय प्रकाश मौर्य जी। कुछ ना बनेगा ना ही इस नई शिक्षा नीति 2020 वेबिनार आयोजन में आदरणीय जेडी साहब, व्यास सर, सभी जुड़े हुए प्रधानाचार्यगण, पूर्व वक्ता केंद्रीय विद्यालय प्रधानाचार्य श्री पी यादव सर को सादर प्रणाम। और इस वेबिनार आयोजन में मौका देने के लिए श्री डियाव सर और हमारे अग्रज श्री शैलेंद्र चतुर्वेदी जी, जिनका कई वर्षों तक साथ रहा है अध्यापन कार्य में, इन सभी का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। हम चर्चा करते हैं नई शिक्षा नीति 2020। नई शिक्षा नीति 2020 पूर्व राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के बाद अलग बदलाव लेकर के आ रही है। अंतरिक्ष वैज्ञानिक के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में समिति जो भारत सरकार ने गठित किया था, उस समिति ने जो प्रस्ताव दिया नई शिक्षा नीति 2020 को, भारत सरकार ने 29 जुलाई 2020 को जारी किया। और यह नई शिक्षा नीति 2020 1986 के बाद अलग प्रकार से बदलाव लेकर के हमारे सामने आई है। पूर्व में हल्का प्रकाश हम डालते हैं कि 1948 में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग का जो गठन हुआ था, तभी से राष्ट्रीय शिक्षा नीति के निर्माण का कार्य प्रारंभ हो गया। कोठारी आयोग 1964-1966 की सिफारिशों पर आधारित 1968 में स्वर्गीय इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री के काल में पहली बार महत्वपूर्ण बदलाव वाला प्रस्ताव शिक्षा जगत में पारित हुआ था। उसके पश्चात 1986 की जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति घोषित हुई, जो 10+2+3 पर आधारित रही है, जो पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी के प्रधानमंत्री काल में जारी हुई। और इस 1986 की शिक्षा नीति में, जैसा कि आप लोग जान ही रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में अच्छे पढ़ने वाले बच्चों के लिए जवाहर नवोदय विद्यालय की स्थापना की गई थी, जो कि एक महत्वपूर्ण कार्य रहा। इसके बाद प्राथमिक शिक्षा में बेहतर सुधार करने के लिए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड भी चलाया गया। मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना भी की गई। दूरस्थ शिक्षा पर भी जोर दिया गया है। ग्रामीण विश्वविद्यालय की भी स्थापना की गई। ये कुछ महत्वपूर्ण चीजें 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत रहा है। अब हल्का प्रकाश डालते हैं जो वर्तमान समय में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की है, जो 5+3+3+4 पर आधारित है।
इसी पर विशेष रूप से फोकस करता हूँ। पहला जो हमारा 5 वर्ष का 5+3+3+4 पर आधारित पहला जो हमारा 5 है वो फाउंडेशन स्टेज के नाम से जाना जा रहा है, जो 5 वर्ष का कार्यक्रम है और यह गतिविधियों पर आधारित कार्यक्रम होगा। जैसा कि बच्चे की आयु बीच में 3 वर्ष से 8 वर्ष के बीच रखी गई है और यह इनका प्री स्कूलिंग आंगनबाड़ी के देखरेख में यह कार्य संपन्न होगा और इसके लिए भारत सरकार प्राथमिक विद्यालयों में उनके लिए बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराएगी, उनके लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था उपलब्ध कराएगी। जैसा कि अभी आप लोग जान रहे हैं कि ग्रामीण क्षेत्र के जो बच्चे हैं छोटे छोटे, वो उनके लिए कुछ आंगनबाड़ी के माध्यम से खाने पीने की चीज़ें मिलती हैं और उनकी जिम्मेदारी होती है कैसे बच्चों को इकट्ठा करके वह इनको वर्णमाला, गिनती, ये सब पूरा सिखाएं। उसके बाद तब जाकर जो प्राथमिक विद्यालय में 1 में बच्चा प्रवेश पाता है, तो इसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी अब आंगनबाड़ी के ऊपर और प्राथमिक विद्यालय के ऊपर आ जाएगी कि वह पहले 3 साल बच्चों को खूब बढ़िया से तैयार करें। जैसा कि आप निजी विद्यालयों की तरफ जानते हैं, देख रहे हैं, वहाँ पर प्ले ग्रुप, LKG और UKG चल रहा है और उसी तरह से अब आंगनबाड़ी कार्यक्रम के माध्यम से भी प्राथमिक विद्यालयों में भी ऐसे 3 वर्ष से 8 वर्ष के बीच जो बच्चे हैं, छोटे बच्चों के लिए वह प्ले ग्रुप की व्यवस्था होगी। LKG चले, UKG चले, इसके बाद फिर वो कक्षा 1 और 2 में प्रवेश पाएंगे। इन 5 वर्षों की पढ़ाई के लिए एक विशेष प्रकार का पाठ्यक्रम भी तैयार होगा और आंगनबाड़ी को विशेष रूप से मजबूत किया जाएगा। उनकी शिक्षा भी मातृभाषा में दी जाएगी और स्थानीय भाषा में सभी प्रदेशों में मातृभाषा और स्थानीय भाषा पर पूरा जोर दिया जाएगा। ये हमारा पहला 5 वर्ष का फाउंडेशन स्टेज है। अब हम दूसरे स्टेज पे आते हैं जो भारतीय शिक्षा नीति 2020 की है। 3 साल प्रिपरेटरी स्टेज, जिसमें 8 से 11 वर्ष के बच्चे आएंगे। प्रिपरेटरी स्टेज 3 साल वालों के लिए 8 से 11 वर्ष के बच्चे, जिसमें कक्षा 3 से 5 तक की पढ़ाई प्रयोग के जरिए की जाएगी। इसमें बच्चे 3 से 5 प्राथमिक स्तर पे ही 3, 4, 5 की कक्षाएं पढ़ेंगे और वे प्रयोग के जरिए विज्ञान और गणित, कला आदि पर विशेष जोर दिया जाएगा और इसके लिए टीचर्स को भी बेहतर तरीके से प्रशिक्षित किया जाएगा। नई शिक्षा नीति 2020 में टीचर्स के प्रशिक्षण पर भी विशेष जोर दिया गया है। इसके बाद हमारे पास जो अगला 3 है मिडिल स्टेज का, जहां पर 11 से 14 वर्ष के बच्चे प्रवेश पाएंगे आयु के हिसाब से। कक्षा 6 से कक्षा 8 की पढ़ाई के लिए, कक्षा 6 से कक्षा 8 की पढ़ाई के लिए विषय आधारित पाठ्यक्रम तैयार किया जाएगा और इस नई शिक्षा नीति में विशेष रूप से कक्षा 6 से 8 तक कौशल परक पाठ्यक्रम शुरू होगा। यह बहुत बेहतर प्रयास है, सुझाव है समिति का कि कौशल परक पाठ्यक्रम तैयार होगा, जिससे आने वाले समय में छात्र अपनी रुचि के हिसाब से उन विषयों को पढ़ सकेगा और अपने रोजगार के अवसर तलाशेगा। 6 से 8 तक में ही इंटर्नशिप की भी व्यवस्था होगी। अगला आते हैं सेकेंडरी स्टेज, जो भी 3 साल का है। हाँ, अगला सेकेंडरी स्टेज जो 4 साल का है वो कक्षा 9 से 12 तक की पढ़ाई के लिए है और इसमें 2 स्टेज है, जो कि परीक्षाएं इसमें सेमेस्टर वाइज चलेगी। विषयों को चयन करने की इसमें छात्रों को पूरी तरह से छूट होगी और वो अपने हिसाब से भाषा का भी चयन कर सकता है। और 5+3+3+4 की स्थिति यह है कि इनका मूल्यांकन
360 डिग्री असेसमेंट के आधार पर रिपोर्ट कार्ड तैयार किए जाएंगे। 360 डिग्री असेसमेंट रिपोर्ट का मतलब यह है कि बच्चा स्वयं भी मूल्यांकन करेगा, उसके सहपाठी भी उसका मूल्यांकन करेंगे, उसके टीचर भी उसका मूल्यांकन करेंगे, उसके प्रधानाचार्य भी उसका मूल्यांकन करेंगे, और भी आसपास स्थानीय लोगों से भी उनका मूल्यांकन होगा। उस आधार पर उनका मतलब बच्चे के चारों तरफ 360 डिग्री के हिसाब से चारों तरफ से उसका मूल्यांकन किया जाएगा, जिससे कि छात्र अपने जीवन में पूरी तरह से रोजगार के लिए तैयार हो सके। कक्षा 5 तक की पढ़ाई मातृभाषा पर विशेष रूप से जोर दिया जा रहा है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में, और इसमें स्थानीय भाषाओं पर भी जोर है कि हर बच्चा अपनी मातृभाषा स्थानीय भाषा में पढ़ाई करे। अंग्रेजी की अनिवार्यता इसमें समाप्त होगी। कक्षा 5 तक की पढ़ाई के लिए अंग्रेजी की अनिवार्यता समाप्त होगी और शिक्षा का अंग्रेजीकरण भी समाप्त होगा। इससे स्थानीय भाषा को भी महत्व मिलेगा। जैसा कि मेरा जो अनुभव है 2003 से 2005 का नवोदय विद्यालय का, बीदर डिस्ट्रिक्ट जवाहर नवोदय विद्यालय नारायणपुर बीदर डिस्ट्रिक्ट, स्थिति यह है नवोदय विद्यालय में कि वहाँ बच्चा जो है कि कक्षा 8 तक अपनी लोकल स्थानीय भाषा में पूरे भारतवर्ष में पढ़ता है, और कक्षा 8 के बाद कक्षा 9 में जब बच्चा प्रवेश पाता है तो उसको वहाँ पर हिंदी कंपलसरी हो जाती है। और जो अहिंदी गैर हिंदी भाषी के जो क्षेत्र के जो बच्चे हैं, इनका गैर हिंदी भाषी क्षेत्र से इनका जुड़ाव होता है नवोदय विद्यालय का। ये बच्चे 1 साल के लिए कक्षा 9 में माइग्रेशन के रूप में साउथ में, उत्तर भारत के बच्चे दक्षिण भारत में 1 साल के लिए इनका 9th में वहाँ प्रवेश होता है। वे बच्चे वहाँ उस विद्यालय में संबंधित स्टेट के संबंधित विद्यालय में एडमिशन वहाँ माइग्रेशन के रूप में भेजे जाते हैं। सिलेक्टेड बच्चे 20 से 25 सिलेक्टेड बच्चियाँ वहाँ जाते हैं, वहाँ की लोकल लैंग्वेज को भी सीखते हैं और साथ में वहाँ का स्थानीय कल्चर, रहन सहन के बारे में ही सीखते हैं, जिससे जो है कि एक राष्ट्रीय एकीकरण और राष्ट्रीयता की भावना का विकास भी होता है, जिसका प्रयास जो है कि इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में किया गया है। इसके अलावा भी जो और महत्वपूर्ण चीजें हैं, 1986 की नई शिक्षा नीति के बाद जो बदलाव, जो चेंजिंग है, जो परिवर्तन है 2020 नई शिक्षा नीति में, यह बदलाव का सौभाग्य जो मिला हुआ है अंतरिक्ष वैज्ञानिक के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में जो समिति ने काम किया है, और उसी आधार पर कई चीजें बदली गई हैं। जैसा कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय अपने यहाँ था, और अब उसी नीति के आधार पर शिक्षा मंत्रालय का नाम दे दिया गया है, और उस शिक्षा में कानूनी और चिकित्सा शिक्षा को छोड़ करके भारतीय उच्च शिक्षा आयोग का गठन किया जाएगा। अब उच्च शिक्षा में भी संगीत, खेल और योग आदि को सहायक विषय के रूप में न लेकर के महत्वपूर्ण विषय के रूप में उसे रखा जाएगा, जिससे कि हर बच्चा अपनी इच्छा अनुसार उन विषयों को पढ़ सके। उच्च शिक्षाओं में भी अगर इंजीनियरिंग का बच्चा भी, अगर चिकित्सा क्षेत्र का भी बच्चा अगर संगीत भी लेकर के अगर पढ़ना चाहता है तो संगीत पढ़ सकता है, योग विषय को भी ले सकता है। विषयों के चयन की उस शिक्षा में पूरी तरह से स्वतंत्रता होगी। और नई शिक्षा नीति में यह प्रस्ताव रखा गया है कि भारत सरकार, स्टेट, राज्य सरकार के सहयोग से जीडीपी का 6% जीडीपी का 6% वो शिक्षा जगत पर खर्च किया जाएगा, ऐसा लक्ष्य रखा गया है। और इस शिक्षा नीति में ये भी कोशिश की जाएगी कि सकल नामांकन अनुपात जो GER है, जो इसमें काफी घटा हुआ है, क्योंकि बच्चा उस शिक्षा में
बीए प्रथम वर्ष, बीएससी प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष, ये सब करके वो ड्रॉप आउट होते रहते हैं, छोड़ते रहते हैं। तो कोशिश की जाएगी कि 2030 तक 100% हो जाए अपना GER, ग्रास इनरोलमेंट रेशियो, सकल नामांकन अनुपात, वह 100% हो जाए। और दूसरी चीज, इस नई शिक्षा नीति 2020 में एक जो हम लोग अपने समय में एमफिल किया करते थे लोग, इस नई शिक्षा नीति में एमफिल को समाप्त कर दिया गया है। महत्वपूर्ण चीज ये भी है कि 3 साल का ग्रेजुएशन करने के बाद नई चीज जो नई शिक्षा नीति 2020 में आई है कि बगैर एमए के, बगैर परास्नातक के कोई पीएचडी नहीं कर सकता। लेकिन इस नई शिक्षा नीति में अगर आप स्नातक हैं और 1 वर्ष का परास्नातक आपने किया है तो पीएचडी में प्रवेश पा सकते हैं। यह शिक्षा जगत के लिए, पढ़ने वाले छात्रों के लिए बहुत ही बेहतर एक विकल्प है कि बच्चा जो है कि बीए, बीएससी और एमए, एमएससी, एमकॉम 1 वर्ष करने के बाद भी वो पीएचडी में डॉक्टरेट की डिग्री वो ले सकता है। और दूसरी चीज, शिक्षकों के प्रशिक्षण पर भी जोर दिया गया है, जिसके पहले आप लोगों ने सुना प्राचार्य श्री केपी यादव, केंद्रीय विद्यालय अमाड़ सुल्तानपुर, कि जिन्होंने टीचर्स के प्रशिक्षण पर बहुत बेहतर तरीके से एनसीएफ का भी जिक्र किया, आने वाले और भी जो फ्रेमवर्क होंगे उस पर भी जिक्र किया कि कैसे कैसे टीचर्स का जो है नियुक्ति से लेकर के उनका प्रशिक्षण और उनकी देख रेख, उनकी उपयोगिता पर उन्होंने चर्चा किया। दूसरी महत्वपूर्ण चीज नई शिक्षा नीति 2020 में यह है कि अब इंटर के बाद बच्चा 4 वर्ष का बीएड का कोर्स कर सकता है। इंटर के बाद ही जहां स्नातक के बाद बीएड का कोर्स करता है प्रशिक्षण का, अब इंटर के बाद 4 वर्ष ही बीएड का कोर्स कर सकता है। और दूसरी चीज कि एमए के बाद, बीए के बाद 2 वर्ष ही बीएड कर लेगा और एमए के बाद 1 वर्ष के लिए, जो अभी तक केवल स्नातक के बाद 2 वर्षीय पाठ्यक्रम बीएड का चल रहा है। तो इस नई शिक्षा नीति में क्लियर है कि इंटर के बाद 4 वर्ष का बीएड कार्यक्रम, ग्रेजुएशन के बाद 2 वर्ष का बीएड कार्यक्रम और एमए के बाद 1 वर्ष का बीएड कोर्स बच्चा कर सकता है। यह इस नई शिक्षा नीति में स्पष्ट दिया गया है। दूसरी चीज और है कि स्नातक जहां पर अपने यहाँ के बच्चे कोई बीए प्रथम वर्ष करके छोड़ दे रहा है, कोई सेकंड ईयर करके छोड़ दे रहा है, स्नातक कोई 3 साल पूरा करके छोड़ रहा है, उनके लिए एक सुविधा ये इस नई शिक्षा नीति 2020 में दी गई है कि अगर बच्चा 1 साल स्नातक करने के बाद किन्हीं कारणोंवश वह आगे पढ़ाई नहीं करता है तो उसे इस नई शिक्षा नीति के अंतर्गत प्रमाण पत्र विश्वविद्यालय, संबंधित विश्वविद्यालय देगा। अगर वह 2 वर्ष का कोर्स या 2 वर्ष पढ़ करके स्नातक को छोड़ देता है तो उसे डिप्लोमा मिलेगा। अगर वह 3 वर्ष का पूरा पढ़ाई कर लेता है तब जाके उसे डिग्री मिलेगी। ऐसी स्थिति में अब बच्चों को ये नहीं लगेगा कि मैं बीए फेल हूं या मेरा बीए या स्नातक पूरा नहीं है। उसको मतलब कभी एहसास नहीं होगा कि हम उसी मार्कशीट पे, उसी प्रमाण पत्र, डिप्लोमा या डिग्री के आधार पर कहीं भी रोजगार के लिए हो जाके खड़ा हो सकता है। वो ये नहीं कर सकता है कि मैं केवल इंटर पास हूँ, ये कर सकता है प्रमाण पत्र डिप्लोमा के आधार पर कि मैं बीए प्रथम वर्ष पढ़ा हूँ, मैं बीए या बीएससी बीकॉम द्वितीय वर्ष पढ़ा हूँ। इतनी सुविधा इस नई शिक्षा नीति 2020 में स्पष्ट कर दी गई है। ये महत्वपूर्ण बदलाव जो है हमारी नई शिक्षा नीति 2020 में है। स्कूली और उच्च शिक्षा छात्रों के भाषा में चुनाव की कोई बाध्यता नहीं है कि अगर अब उच्च लेवल पर बच्चा हिंदी मीडियम से या दूसरी भाषा में भी शायद वो पढ़ना चाहेगा तो वह अपनी पढ़ाई उच्च शिक्षा अंग्रेजी के अलावा भी अन्य भाषा में करने की उसको सुविधा उपलब्ध होगी। साथ ही साथ जो HECI है, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया को जो गठन किया गया है, अब वह भारतीय शिक्षा आयोग का गठन जो किया गया है इस नई शिक्षा नीति के अंतर्गत, अब इसी के अंतर्गत हमारे
स्नातक और परास्नातक या उच्च शिक्षा सब पूरा समेकित रहेगा। दूसरी चीज कि हमें जो अंक मिलता है, हमारा जो स्नातक परास्नातक जो अंक पत्र मिलता है, उसका डिजिटलाइजेशन करने के लिए बहुत अच्छी व्यवस्था दे दी गई है कि इनके हमारे जो अंक प्राप्त होंगे, स्नातक प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष, तृतीय वर्ष या परास्नातक जो भी अंक हमको प्राप्त होंगे, उसके लिए ये एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट ABC ये दिया जाएगा कि वह डिजिटल रूप में उसका अंक एक संरक्षित रहेगा एक जगह पर, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट इसके रूप में उसका अंक डिजिटल रूप में एक जगह संरक्षित रहेगा, जिससे कि वहां से जब चाहे तब वो देख सकता है। और हमारे शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए NCERT के परामर्श के आधार पर, NCERT के परामर्श के आधार पर वो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन जो NCEFTE नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन, अब इसी के माध्यम से इसकी जो है पाठचर्या रूपरेखा तैयार होगी। तो इस प्रकार राष्ट्रीय नई शिक्षा नीति जो 2020 है 5+3+3+4, जो कि पूर्व राष्ट्रीय नई शिक्षा नीति 1986 जो 10+2+3 थी, वह अब निचले स्तर पर बहुत फोकस किया जा रहा है कि बच्चा जो है कि वह सरकारी विद्यालयों में भी वह 3 वर्ष का आंगनबाड़ी के माध्यम से, जैसा कि इसके पहले प्रधानाचार्य श्री KP सर ने बताया कि बच्चा माँ से या माँ के समान टीचर से, शिक्षक से बहुत बेहतर तरीके से वह सीखता है। और उसके लिए आंगनबाड़ी की जो व्यवस्था है अपने देश में, उनके माध्यम से उनको प्ले ग्रुप और LKG और UKG इसी तरह से प्राथमिक स्तर पर उनकी अलग से कक्षा कक्ष का स्थापना करके उनका पाठ्यक्रम तैयार करके उनको पढ़ाया जाएगा, जिससे कि बच्चा मानसिक रूप से वह अपना काउंटिंग वर्णमाला वो तैयार रखे, फिर कक्षा 1 में और 2 में प्रवेश पाएगा। और दूसरी चीज कि उनके ऊपर अब बस्ते का बोझ नहीं रहेगा, बस्ते का बोझ नहीं रहेगा। बच्चा खेल खेल में सीखने का पूरा प्रयास करेगा। पूरा प्रयास टीचर्स या आंगनबाड़ी करेंगे कि बच्चे को जो भी काम भी अगर मिलता है तो क्लास वर्क में ही रूप में थोड़ी देर के लिए मिलेगा, होमवर्क के रूप में घर पे काम नहीं दिया जाएगा कि बच्चा होमवर्क को लेकर के घर पे बोझ लेकर के जाए, फिर वहां से काम करके ले आए, नहीं करता है, घर की डांट पड़ती है और विद्यालय में भी डांट पड़ती। इस प्रकार से बच्चा खेल खेल में सीखेगा। और आंगनबाड़ी के ऊपर इसलिए सरकार उनका प्रशिक्षण दे के जोर देगी, क्योंकि जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पढ़ाने का काम हम सबसे पहले प्रारंभ करते हैं अपनी माँ या दादी से ही या नानी से ही, जिनके पास बच्चा रहता है उन्हीं के साथ ही वह बच्चा केवल कहानी सुन करके, लोरी सुन करके, कुछ काउंटिंग करके, कुछ गिनती सुन करके, पहाड़ा सुन करके वहीं से बच्चा सीखना प्रारंभ कर देता है। और इस प्रकार से वह जहाँ अपने घर के समान अपनी मम्मी या नानी या दादी के समान विद्यालय में वह आंगनबाड़ी महिलाओं या टीचर्स के रूप में जहाँ अपना पाएगा, तो वह उनके साथ घुल मिल करके, बच्चा उनके साथ घुल मिल करके बहुत बेहतर तरीके से वहाँ सीखेगा। और जैसा कि इस फ्रेमवर्क में इसीलिए पूरा दिया गया है कि पहला 5 साल कि बच्चा 3 से 8 वर्ष के बीच में पहला 5 साल, जिसे आप निजी विद्यालय में जैसे चल रहा है खेल, बच्चा आए 3 साल का बस केवल खेले कूदे, उनके लिए खिलौने की व्यवस्था की जाए, पानी की बोतल की व्यवस्था की जाए, उनका मन लगे वहाँ वो खेले कूदे घूमे टहले, खेल खेल में कुछ अपना सीखेंगे। और उसके बाद फिर अपना थोड़ी बहुत शिक्षा काउंटिंग की मिल जाए, कुछ लिखने की, कुछ स्केचिंग करने की, फिर 1 साल और उनका बीत जाएगा। इस प्रकार से 3 साल के जो आंगनबाड़ी के अधीन बच्चा रह करके कुछ सीखेगा, कक्षा 1 में जब बच्चा पहुंचेगा तो वह काफी ज्ञान उसको हो जाएगा। जैसा कि अभी केवल बाहर के रूप में दिया गया है, उतना क्रियान्वयन नहीं हो पा रहा है। ग्रामीण क्षेत्र के जो बच्चे हैं वो बच्चे व्यवस्था चल रही है, लेकिन उस प्रकार से अभी लोगों का
भाव नहीं स्थापित कर पा रहे हैं उन बच्चों के साथ में। जो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं वो केवल कागजों पर तो दर्ज रहते हैं, लेकिन विद्यालय आना बड़ा मुश्किल रहता है। लेकिन जब ये नई शिक्षा नीति 2020 लागू हो जाएगी, ऐसे बच्चे जो केवल रजिस्टर पे ही दर्ज रहते हैं आंगनबाड़ी के यहाँ, तो उनकी मजबूरी है कि वह उन बच्चों को ले आएंगे, खोज के ले आएंगे विद्यालय में। विद्यालय में ऐसा एटमॉस्फेयर, ऐसा वातावरण तैयार रहेगा, ऐसे कमरे तैयार रहेंगे कि जिसके माध्यम से वह बच्चा जो है वॉल पेंटिंग वगैरह पूरी तरह से मौजूद रहेगी, बच्चा उसमें रुचि ले, खेले कूदे और पढ़े। इस प्रकार जो है बहुत अधिक ना करके राष्ट्रीय नई शिक्षा नीति 2020 पर हल्का प्रकाश जो है डाला गया। और मैं दयावत सर, आदरणीय जेडी सर और अपने अग्रज श्री शैलेंद्र चतुर्वेदी जी, जिन्होंने मौका दिया आप लोगों के बीच आने के लिए और आप लोगों ने हमारी बात को सुना, इसके लिए आप लोगों का और हमारे सहयोगी श्री चतुर्वेदी जी, आदरणीय दयावत सर, जेडी सर को आभार। सभी को नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय प्रधानाचार्य जी। जैसा कि हमने कहा था कि इस सेशन में आप लोगों को भी बोलने की अनुमति होगी। अगर किसी को अपने विचार व्यक्त करने हो तो इस समय माइक मैंने आप लोग का ऑन कर दिया है। आप अपना माइक ऑन करके, आदरणीय प्रधानाचार्य अजय ओझा जी ने हैंड रेज किया हुआ है, तो अजय जी आपका मैंने माइक ऑन कर रखा है, आप अपनी बात कर सकते हैं। आदरणीय अजय जी। जी जी, आप हमको सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल सुन पा रहे हैं सर। हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है? बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। अच्छा, धन्यवाद। आज नई शिक्षा नीति के संबंध में आयोजित इस वेबिनार से जुड़े हुए जयसिंहपुर तहसील के समस्त प्रधानाचार्य वृंद, शिक्षकगण, जिला विद्यालय निरीक्षक महोदय, ज्वाइंट डायरेक्टर महोदय, श्री शैलेंद्र चतुर्वेदी जी, लालमणि दुबे जी, विजय मौर्य जी और प्रमुख वक्ता सेंट्रल विद्यालय के प्रधानाचार्य श्री के.पी. यादव जी, अभिभावकगण, नई शिक्षा नीति 2020 बहुत ही आवश्यक थी, क्योंकि पिछली शिक्षा नीति लगभग 34 वर्ष पूर्व आई थी। तब से देश में, समाज में अनेक परिवर्तन हो गए। उन परिवर्तनों के साथ हम अपने देश के विद्यार्थियों को, बच्चों को आगे ले चल सकें, जोड़ सकें, इसके लिए बहुत आवश्यक थी। नई शिक्षा नीति का अध्ययन करने पर जो सबसे प्रमुख बात उभर करके सामने आती है वो ये कि जो पुरानी पद्धति हमारी चल रही थी, जिसमें एक अनिवार्य रूप में सिस्टम लागू किया गया था कि साइंस वर्ग का बच्चा होगा, कॉमर्स वर्ग का बच्चा होगा, खास करके इंटरमीडिएट कॉलेजों में, और ये मानविकी वर्ग का होगा। तो ये बाध्यता नई शिक्षा नीति में समाप्त की गई। विद्यार्थियों को स्वतंत्रता दी गई कि वो अपने बुद्धि कौशल के अनुसार, अपने सामर्थ्य के अनुसार अपने विषय का चयन कर सकेंगे, वो जो चाहेंगे वो हो विषय पढ़ सकेंगे। ये बहुत ही स्वागत योग्य है। इसके अतिरिक्त शिक्षकों की योग्यता के संबंध में, उनके प्रमोशन के संबंध में, उनके प्रशिक्षण के संबंध में, सेवा शर्तों के संबंध में अनेक सुधार किए गए हैं। अब आवश्यकता इस बात की है कि यह जो शिक्षा नीति है, यह जो राज्य सरकारें हैं वो किस रूप में लागू करती हैं, ये उन पर निर्भर करता है। बेहतर होगा कि जो शिक्षा नीति आई है केंद्रीय स्तर से, वो हमारे प्रदेश में पूरी तरह से लागू की जाए और उसका संपूर्ण लाभ समाज को, बच्चों को मिल सके, देश को मिल सके, तो ये है देश के विकास में अच्छा होगा। एक विशेष बात और है कि जो शिक्षा नीति की प्रमुख बातें हैं, इनको लागू करने के लिए एक बड़ी अर्थव्यवस्था की आवश्यकता है। ये भी एक चुनौती सरकार के सामने होगी कि वो इस व्यवस्था को कर सके और जिससे कि सभी लाभान्वित हो सके। आज इस कार्यक्रम में चतुर्वेदी जी ने हमको बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं बहुत बहुत आपका आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय ओझा जी। मुझे भी बड़ी इच्छा थी कि मैं आपको सुनता, और आप इस जयसिंहपुर क्षेत्र में के गौरव हैं, और कई लोगों ने मुझसे इस बात को कहा भी था कि हम लोगों की भी इच्छा है कि आदरणीय अजय ओझा जी को सुना जाए।
तो निश्चित रूप से आपने अपने आप को प्रस्तुत किया, इसके लिए हम आभारी हैं आपके, और आपके विचारों से हम सभी लोग को प्राप्त हुए आपके विचार, बहुत बहुत धन्यवाद। और किसी के, मैंने सबके स्पीकर ऑन कर रखे हैं, और किसी को अगर अपने विचार रखने हो तो मैं निवेदन करूंगा कि वो अपना माइक ऑन कर लें, और अगर बारी बारी से करेंगे तो अच्छा लगेगा सर। किसी और को अपने कोई विचार रखने हो या किसी के मन में कोई क्वेरी हो तो हमारे बगल में या हमारे साथ जितने भी लोग हैं सब एक्सपर्ट हैं, अध्ययनरत लोग हैं, निश्चित रूप से इसमें। हाँ, अमर जी कुछ कहेंगे क्या आप? जी 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 चतुर्वेदी जी। सर आपको मैंने स्पॉट कर दिया है, आप अपनी बात करें सर। जी जी, बस एक छोटी सी जो है जानकारी, बाकी तो नई शिक्षा नीति के बारे में सब कुछ समझ में आ रहा है, लेकिन एक थोड़ी सी जो है जो जानकारी चाहिए, या फिर इसे यूं कहा जाए कि थोड़ी इसे समझने में दिक्कत आ रही है, वो ये कि हाई स्कूल की जो बोर्ड परीक्षाएं हैं, क्या नई शिक्षा नीति के तहत अगली बार से हम ये हाई स्कूल की बोर्ड परीक्षाएं में करानी पड़ेंगी, या फिर हाई स्कूल के बच्चों का बोर्ड परीक्षा होगा या नहीं होगा? इसके बारे में थोड़ा सा जो है विचार जो है अपने अतिथि साहब से जानना चाहेंगे। बहुत ही उपयुक्त और समीचीन प्रश्न पूछा है आदरणीय अजय जी आपने। इस पर स्पष्ट करना चाहूंगा, क्योंकि विगत 4 दिन से मैं सुन भी रहा हूं, और आप सबसे निवेदन करूंगा कि आप भी लगातार जरूर सुने अपने श्रेष्ठ वक्ताओं को, और कुछ अध्ययन भी अपना छोटा मोटा है। तो इस आधार पर अभी जो करिकुलम है वो ये है कि 2023 तक इसको पूर्णतः लागू करने की बात की गई है, और बोर्ड परीक्षा कक्षा 10 के समाप्त करने की बात अवश्य की गई है, लेकिन कोई भी निश्चित इसका कोई फ्रेमवर्क नहीं दिया गया है। लेकिन ये बात उसमें उल्लेखित है कि कक्षा 10 की परीक्षाएं जो है बोर्ड की समाप्त करके केवल कक्षा 12 की परीक्षाएं बोर्ड के रूप में ली जाएंगी। अमर जी कुछ और कहना चाह रहे हैं? जी नहीं, बस चतुर्वेदी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सर, आपको अपने प्रश्न रखने के लिए। हम लोगों के निश्चित रूप से मन में ये प्रश्न था, बहुत बहुत धन्यवाद। और किसी के मन में कोई प्रश्न या कोई डाउट हो किसी को, या कुछ अपनी बात कहना चाहते हो, तो अपने आप को अनम्यूट करके अपने विचार रख सकते हैं। मैं चाहूंगा कि सभी विद्वज्जन हैं, सबके अपने अध्ययन हैं, और अगर किसी को कोई बात कहनी हो, मैं चाहूंगा कि डॉक्टर रविंद्र प्रकाश सिंह जो है, आरपी सिंह प्रधानाचार्य गौरा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अगर उनके विचार कुछ सुनने को हम लोग को मिल जाए तो बड़ा अच्छा लगेगा। आदरणीय रविंद्र प्रताप जी, आरपी सिंह सर। जी हाँ, आवाज आ रही सर, बोले आप। जी जी, आदरणीय जेडी साहब, रियाज साहब, चतुर्वेदी जी, हमारे सभी सम्मानित विद्वज्जन। हमारे नेटवर्क कम है इसलिए हम बोलने के लिए उद्यत नहीं थे, फिर भी नहीं सर, आवाज आ रही है, सर आवाज आ रही है। जी जी, चित्र थोड़ा कमजोर है लेकिन आवाज आ रही है, बोले सर। जी जी जी, एजुकेशन पॉलिसी का अध्ययन मैंने किया है, बहुत अच्छा है कि सरकार की एक बहुत अच्छी महत्वाकांक्षा योजना है। हम इतना ही कहना चाहेंगे कि यह तभी सफल होगा जब हम लोग मन से इसको लागू करेंगे, और इसके लिए हम सबको समर्पित हो जाना पड़ेगा, पूरी निष्ठा से, पूरी लगन से। और योजना तभी कोई कार्यान्वित होती है जब उसके सिपाही और उसके क्रियान्वयन करने वाले लोग अच्छे होते हैं। निश्चित रूप से हम लोगों का सहयोग रहेगा, हम लोग खूब अच्छी तरह से लागू करेंगे। हम चाहेंगे कि अगले 10 वर्ष में इसी एजुकेशन पॉलिसी की बदौलत हमारा प्रदेश विकसित राष्ट्र बनाने में पूरा सहयोग करेगा। तो हम चाहेंगे कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ये हमारा प्रदेश और हमारा देश दोनों विकसित राष्ट्र बनाने में एक अच्छा सहयोग करेगा। हमारी ये शुभकामना भी है कि मोदी जी की ये जो एजुकेशन पॉलिसी है वो पूर्ण रूप से सफल हो। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय आरपी सर। डॉक्टर साहब, प्रिंसिपल साहब का हम लोग को उद्बोधन सुनने को मिला। निश्चित रूप से इन्होंने वो बात कही जो हम सबके मन की थी कि हम लोगों को अपने कमर को कसना पड़ेगा, क्योंकि कोई योजना तभी सफल हो सकती है जब उस जंग के सिपाही उस योजना पर, उस लड़ाई पर अपने आप को तत्पर करें, अपने आप को समर्पित करें। तो बहुत बहुत आश्वासन हम लोगों की तरफ से, जयसिंहपुर तहसील की तरफ से देने के लिए आदरणीय प्रधानाचार्य जी का बहुत हृदय से आभार व्यक्त करूंगा, धन्यवाद व्यक्त करूंगा। और किसी आदरणीय विद्वज्जन को अपनी कोई विचार रखने हो तो मैं आमंत्रित करता हूं कि वो अपने विचार
को रख सकते हैं। हमने आपको अनम्यूट कर रखा है, कोई भी अपना माइक ऑन कर सकता है और सभी प्रबुद्ध हैं, बारी बारी से अगर बात कहेंगे तो अच्छा रहेगा। किसी को कोई और अपनी बात कहनी हो, हम लोगों को कुछ निर्देशित करना हो, मार्गदर्शन करना हो, अथवा कोई मन में भ्रांति या समस्या हो तो अपनी बात जरूर करें। चलिए, हमें लग रहा है कि ये निश्चित रूप से जो वेबिनार है अपनी सफलता को प्राप्त करेगा और जिस समय ये नई शिक्षा नीति या राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पूरी तरीके से लागू होगी तो इस वेबिनार का महत्व नींव के पत्थर की तरह होगा और एक मजबूत राष्ट्र और इस शिक्षा जगत की एक मजबूत इमारत बनाने के लिए यह निश्चित रूप से प्रभावी साबित होगी। जितने भी लोग यहाँ पर जुड़े रहे उनका मैं हृदय से आभार ज्ञापित करता हूँ माध्यमिक शिक्षा विभाग की तरफ से कि हम लोगों को इस माध्यम से हम लोगों को इस संवाद को करने का मौका दिया। तो बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। आदरणीय जेडी साहब, हमारे माननीय जिला विद्यालय निरीक्षक महोदय, आज के दोनों प्रबुद्ध वक्ता आदरणीय केपी यादव सर, प्रधानाचार्य केंद्रीय विद्यालय, और हमारे सहयोगी प्रधानाचार्य श्री विजय प्रकाश मौर्य जी, किनौरा विद्यालय के प्रधानाचार्य, आप लोग का हृदय से आभार व्यक्त करूंगा। इसके अलावा बहुत सारे प्रबुद्ध लोग जुड़े रहे जिन्होंने आपस में विचार साझा किए, विचार सुने, जिसमें श्री अजय ओझा जी, प्रधानाचार्य गोसाईगंज विद्यालय, और डॉक्टर आरपी सिंह सर, गौरा विद्यालय के प्रधानाचार्य, आप सभी का व्यक्तिगत रूप से और जो भी लोग उपस्थित रहे उनका आभार ज्ञापित करता हूं, धन्यवाद देता हूं और निश्चित रूप से अपने विचारों से हमें फोन के माध्यम से भी अवगत कराएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।